नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। एक तरफ बेलारूस में बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले भी जारी। इस हमले के बीच रूस ने परमाणु हथियार तैयार रखने के लिए कहा और अपने रक्षा मंत्रालय को अलर्ट पर रखा। रूस ने आशंका जताई कि पश्चिमी देश हमला कर सकते हैं। उधर आज यूएन ने चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया। यूक्रेन ने इस सत्र में यूएनएससी से रूस की सदस्यता रद्द करने की मांग की। हालांकि रूस इस सत्र को बुलाने के खिलाफ था और मौजूदा वैश्विक समीकरण ये है कि कई पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ हैं, तो चीन खुल करके रूस के समर्थन में आ गया। और जो हालात बन रहे हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये युद्ध तीसरे युद्ध में बदल जाएगा, तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूक्रेन के ताजा हालात क्या हैं, कुछ तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई आपको दिखा दें। कुछ तस्वीरें दिखाएं उससे पहले आपको सीधा ये जानना, ये समझना जरूरी आपके लिए है कि इस वक्त जो यूक्रेन में हालात हैं वो हालात क्या हैं। यूक्रेन में मौजूदा तस्वीरें क्या हैं, तो मौजूदा तस्वीरें यूक्रेन में इस वक्त ये हैं। जहां एक तरफ बेलारूस में बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रही है। ये ताजे धमाके की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सड़कों पर आम वाहन भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और धुएं का गुबार भी आपको दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत में रूस की तरफ से वादा किया गया था कि वो रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। बिल्डिंग्स ध्वस्त होते हुए भी आपने देखी, जिनका मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था। ये दूसरी तस्वीर देखिए और ये ध्वस्त हुई बिल्डिंग भी आप देखिए। एक एक करके रूस की सेना अग्रेसिव मोड में आती जा रही है। एक तरफ बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ अग्रेशन के साथ हमला भी लगातार जारी है। हालांकि कुछ इनपुट्स ये भी कहते हैं कि पिछले 4 दिनों की अपेक्षा 5वें दिन हमलों की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त यूक्रेन किस विभीषिका से गुजर रहा है, यूक्रेन के लोग किस खौफ में जी रहे हैं। ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं, उसकी गवाह हैं, जहां आपको लगातार होते हुए हमले दिखाई पड़ेंगे, लगातार फटते हुए बम, रॉकेट्स, मिसाइल आपको दिखाई पड़ेंगी और धुएं का गुबार और हर जगह आग आपको दिखाई पड़ेगी। वो तस्वीरें भी आपके जहन में ताजा होंगी जहां एक बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था और बुजुर्ग उसके बाहर बैठे हुए थे, अपना जलता हुआ घर देख रहे थे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां रूस और यूक्रेन जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस बातचीत के जरिए सुलह चाहता है, वो चाहता है मध्यस्थता हो। तो यूक्रेन और रूस के दोनों के बीच बातचीत जारी है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है कि मिडवे निकाला जाए, ताकि रूस और यूक्रेन जिस पर दोनों देश सहमत हो सके। इस वक्त दोनों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि इस बातचीत के दौरान यूक्रेन की तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि बातचीत तभी फलीभूत हो पाएगी अगर तत्काल यूएनएससी का सदस्य, यूरोपियन यूनियन का सदस्य यूक्रेन को बनाया जाए और तात्कालिक तौर पर रूस की सेनाएं यूक्रेन से बाहर निकले। लेकिन नेटो सहयोगी देश यूक्रेन की मदद करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये देखिए आप, यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल देगा नेटो। ये साफ हो चुका। नेटो चीफ की तरफ से कहा गया, उन्होंने यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात भी की और एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को नेटो की तरफ से दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि नेटो की तरफ से अभी तक नेटो के जो इस संगठन के अंदर जो देश रहे हैं उनकी सहायता के लिए अलग अलग जगह आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। अब तक रूस ये दावा करता है कि उसने यूक्रेन की बहुतायत भूमि पर कब्जा कर लिया है। कई शहर ऐसे हैं जो कि उसके कब्जे में है। उसी बीच नेटो की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को पूरी तरीके से सैन्य सहायता वो देंगे और नेटो चीफ ने यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात भी की और एंटी टैंक मिसाइल भी नेटो यूक्रेन को प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा है। तो यूक्रेन को लगातार सहायता मिल रही है और ना सिर्फ ये हथियारों की सहायता मिल रही है बल्कि साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लगभग $1 अरब भी यूक्रेन की सहायता के लिए इकट्ठा किए जा चुके हैं अलग अलग जगहों से। आपने यूक्रेन की तस्वीरें वो देखी होंगी। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आपको तस्वीरें दिखाते आ रहा है वॉर जोन की इस टाइम पे, जहां ना सिर्फ यूक्रेन की सेना बल्कि यूक्रेन के आम नागरिक भी अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रूस के खिलाफ खड़े। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रूस से लोहा लेने की तैयारी है। ये पुतिन की सेना को हराने की तैयारी है।
ये तैयारी है यूक्रेन को बचाने की। एक तरफ जंग के 5वें दिन भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले जारी हैं। तबाही की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना के साथ साथ आम लोगों ने भी पुतिन की सेना से लोहा लेने की तैयारी कर ली है। ये यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है जो जंग के हालात में अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ठान लिया है रूस की सेना को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे और अब ये उसी की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए कैसे ये जवान अपनी बंदूक को साफ कर रहे हैं जिनके निशाने पर होंगे रूसी सैनिक। इन जवानों ने अपने पास पेट्रोल पंप का स्टॉक भी रख लिया है ताकि रूसी टैंक और ट्रक इनके इलाके में घुसे तो उन्हें बर्बाद कर सके। ये जवान जंग के बीच कैसे खुद को बचाकर दुश्मन को ढेर करना है, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। जंग के दौरान अगर इनका कोई साथी जख्मी हो जाता है तो उसकी मदद कैसे करनी है, ये इसकी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका साफ कहना है ये अपने घर की रक्षा कर रहे हैं और उसके लिए मर मिटने तक को तैयार हैं। Давним-давно напала Росія. Вже 8 років війна йде у нас. А ми захищаємо свій дім. І тому зараз всі ці хлопці, які зібралися, прості хлопці, стали резервістами, в яких є патріотичний козацький дух, і вони знають, що робити. Зараз зупиняти ворога. Слава Україні! रूस के बढ़ते हमले के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने कहा था जो भी हथियार उठाने के लिए तैयार और काबिल है वो रूस से लड़ने के लिए देश के टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स के रैंक में शामिल हो सकता है, जिसके बाद इन जवानों ने भी हथियार उठा लिए। यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स यूक्रेनी सेना के मिलिट्री रिजर्व है। इस मिलिट्री रिजर्व फोर्स में ऐसे सदस्य होते हैं जो एक साथ सैन्य और नागरिक दोनों काम करते हैं। इसके सदस्यों को आमतौर पर हथियारों के साथ नहीं रखा जाता है। जब सेना को अतिरिक्त ताकत की जरूरत होती है तो इन्हें उपलब्ध होना होता है। इस बीच अमेरिका की मैक्सार्ट टेक्नोलॉजीज ने कुछ और सैटेलाइट इमेज जारी की हैं, जिसमें यूक्रेन में रूसी हमले के बाद की तस्वीर को दिखाया गया है। तस्वीरों में यूक्रेन में बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद झुलसी हुई जमीन और क्षतिग्रस्त इमारतों को देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें रूसी सेना की तैनाती को देखा जा सकता है। इसमें बड़ी संख्या में टैंक भी शामिल हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं और फिलहाल कीव से महज 50 से 60 किलोमीटर दूर हैं। तो एक तरफ रूसी सेना लगातार कीव पर कब्जे की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के साथ आम लोग भी अपनी जमीन की रक्षा के लिए आगे आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आपको तमाम मेहमानों से हम तारुफ कराएं। सबसे पहले मैं साक्षी के पास रुक करना चाहूंगा। साक्षी भारतीय छात्र हैं, इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। साक्षी, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? साक्षी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर। जी साक्षी, कहां पर इस वक्त आप हैं और क्या आप हालात वहां पर देख रही हैं? अगर आप आसपास की तस्वीर के साथ दिखा पाए। जी सर, मैं केएनएमवी के हॉस्टल 5 के बंकर में हूँ इस टाइम पे। जी हाँ जी। साक्षी, क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप बंकर की तस्वीरें भी हमें दिखा पाएं? कितने लोग वहां पर आपके साथ हैं? जी जरूर। राइट। साक्षी, अब जरा आप अपने बारे में मुझे बताइए कि आप क्या वहां पर फेस कर रही हैं, वहां से इवैक्यूएशन के लिए क्या कोई कांटेक्ट अब तक आपसे अब तक क्या क्या हुआ है, या कोई परेशानी आपको वहां पर इस वक्त आ रही है? जी सर, एक्चुअली अभी हम सेफ है यहाँ पे। हम केएनएमवी के हॉस्टल 5 के बंकर में हम एकदम सेफ है।
बट एटलीस्ट हमारे पास जो स्टोर्ड रिसोर्सेज थे, वाटर था, फूड था, वो एक टाइम लिमिटेड स्टॉक के बाद खत्म होता जा रहा है। हम बस इंडियन गवर्नमेंट से ये एक दरख्वास्त लगाएंगे कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, जी। क्योंकि अब हम यहाँ पे हम सेफ है, हमें सेफ फील हो रहा है, बट एक टाइम के बाद हम, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि उस टाइम के बाद हम अपनी गवर्नमेंट से कि ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें जल्दी जल्दी आके इवैक्यूएट करे, क्योंकि हम बॉर्डर के पास नहीं जा सकते। हमारे जी। पास ना तो कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना कुछ है, हम ऐसे बॉर्डर के पास जा ही नहीं सकते, हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है वहां तक साक्षी, पहुंचने का। आप, मैं उसके लिए बस समझता हूं हम कि आपसे मुश्किल वक्त है रिक्वेस्ट आपके कराएंगे लिए। कि आप गवर्नमेंट तक हमारी बात। जी, ये मुश्किल वक्त है आपके लिए। साक्षी, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि आप अपनी बातें बताती भी रहिए और आप आसपास की तस्वीर अगर संभव हो तो दिखाती भी रहिए, ताकि लोग देख भी पाएं कि जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं वो किस हालात में हैं। मेरे ख्याल से साक्षी का कनेक्शन फिलहाल फ्रीज हो गया है, लेकिन साक्षी ने कहा कि फिलहाल वो सुरक्षित है, जो कि एक बेहतर मुद्दा है, लेकिन जरूरत है जल्द से जल्द तमाम भारतीय छात्रों को, तमाम वहां पर से भारतीयों को वापस उनके देश लेके आने की। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ लगातार हमारे साथ जो छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या मनोदशा उस वक्त उनकी वहां पर है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं कि आखिरकार यूक्रेन की मांग क्या है जो बेलारूस में बैठक चल रही है। यूक्रेन की पहली मांग है कि रूस तुरंत सीज फायर करे, ये पहली मांग। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, यूक्रेन की इसी बातचीत के दौरान ये दूसरी मांग है। और साथ ही साथ रूसी सैनिक तुरंत यूक्रेन को छोड़ दें, ये तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है यूक्रेन की। आज बेलारूस में जो दोनों के बीच में बातचीत के बारे में जो अब तक आउटकम सामने आया। इसके अलावा यूक्रेन के ताजा हाल कहां है, कहां पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और कहां पर लड़ाई चल रही है, ये आपको मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। कीव में जमीनी लड़ाई चल रही है, चर्निहाद में कब्जा हो चुका है रूसी सेना का, कोनोटॉप में रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, खार्किव में फिलहाल लड़ाई चल रही है। और खार्किव और कीव ये दो ऐसे फ्रंट हैं जहां पर की यूक्रेनियन आर्मी का एक मजबूत पकड़ फिलहाल बताई जा रही है। लुहांस्क में कब्जा हो चुका है, क्रीमिया में कब्जा हो चुका है, बहुत पहले ही जब हैंडओवर कर दिया गया था यूक्रेन की तरफ से रूस को, और खेरासन पर इस वक्त कब्जा हो चुका है। हमारे साथ तमाम खास में लगातार बने हुए। सहगल साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा सर, किस पूरे युद्ध की अब अगली तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? कि रशिया जो है बैकफुट पर है। रशिया को उम्मीद थी कि ऑ एंड शॉक से विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स यूक्रेनियन फौज जो है घुटने टेक देगी और वो सत्ता पलट कर सकेंगे, लेकिन वो फंस गए। 5 दिन हो गए किसी प्रकार से उनको सक्सेस नहीं मिली। अभी बड़े डेस्परेट हैं, अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को भी अलर्ट कर दिया है। वो उनकी डेस्परेशन को दर्शाता है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जितनी देर लड़ाई और चलेगी रशिया जो है बुरी तरह से फंस जाएगा और उनको कोई समाधान नहीं दिख रहा जी। इस समय साफ तौर पे रशिया जो है पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। पूरी दुनिया में कंडेमनेशन हो रही है। रशिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पुतिन के खिलाफ और रशियन फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमसे सलाह नहीं ली गई, ये नाजायज हमला है। ऐसे में पुतिन अपने कंट्री में भी अनपॉपुलर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है बहुत बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है कि अगर रशिया यहाँ से निकला नहीं अभी तो उनकी वही हालत होगी जो अफगानिस्तान में हुआ था। बिल्कुल, अगर आपको याद है सोवियत यूनियन आया था, विद इन 48 आवर्स पूरे अफगानिस्तान को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। एंड एज द वॉर प्रोग्रेस दे गॉट स्टक और रशिया कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया और रशिया। मैं दो चीजें और आपसे जानना चाहूंगा सर, कि वो ये कि ये कहा जा रहा है कि युद्ध अगर लंबा चला तो रूस के लिए वित्तीय तौर पर बहुत मुश्किलें होंगी और यूरोपियन यूनियन का इस पूरे एपिसोड के दौरान क्या रोल आगे रहने वाला है। कि इसी बीच साक्षी हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने हालात भी बताएं और वहां की तस्वीरें भी आप दिखाएं साथ साथ। चल साक्षी तू भी आ। साक्षी, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रही हैं आप मुझे? साक्षी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन कुलदीप कुमार भी हमारे साथ हैं जो कि भारतीय नागरिक है और यूक्रेन में मौजूद है। कुलदीप, अगर आप बता पाएं इस वक्त वहां के हालात और किस जगह पर मौजूद हैं आप? मैं इस समय कीव में मौजूद हूं भाई साहब। जी, मैं इस समय कीव में हूं। मैं कीव में हूं इस समय। जी कुलदीप।
बिल्कुल कुलदीप, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, हालांकि कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब जरूर हो रहा है। मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी जी, आपकी आवाज भी हम तक आ रही है। देखिए, कीव में हमें कहा गया कि हालात बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन यूक्रेनियन आर्मी का मजबूत कब्जा वहां पर है। ये आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल मजबूत कब्जा है, और कीव के हाल उतने खराब नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ मिसाइल्स आके गिरी हैं, ज्यादा कोई ऐसा नुकसान कीव को नहीं हुआ है जी। और कीव के लोग भी आर्मी के साथ मिले हुए हैं, तो लगता नहीं है कि जल्दी से कीव पे कोई कब्जा होने देगा। जी, ये लोग मारने के लिए तैयार हैं, उनको बोलते हैं मदरलैंड से। मैं इवन खुद, मेरी वाइफ यूक्रेनियन है और सख्त उसका वो हैगा कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, मतलब कहीं बाहर नहीं जाएंगे हम लोग, या तो यहाँ जिएंगे यहीं पे मरेंगे। तो लोकल्स लोग बिल्कुल अपने प्रेसिडेंट के साथ में खड़े हुए हैं और आर्मी के साथ में खड़े, और हर आदमी लड़ने के लिए तैयार है। जी कुलदीप, क्या आपके लिए संभव होगा कि अगर आप खिड़की से बाहर की तस्वीरें हमें दिखा सकें, आप डिवाइस को अपने साथ आप मूव कर सकें तो दिखा पाएं आप हमें वहां पर? प्राइवेट हाउस में हूं तो यहाँ से ज्यादा बाहर की तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। जी, तो कीव के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां के बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? कहाँ के बारे में? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया हूँ आपको। कीव के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, जो शहर हैं, वहां के बारे में क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रही है? देखिए, आसपास के शहरों में भी कोई, देखिए अभी अडेसा में थोड़ी मेरी बात हुई थी, वहां पे भी शांति है, और खारकव में बात हुई थी, वहां भी शांति है। इस समय आज कुछ इतनी मतलब फायरिंग नहीं हो रही जितनी की पहले हुआ करती थी। आज कुछ शांत दिन है। जी कुलदीप, आप कीव में मौजूद हो, सबसे बेहतर तरीके से आप भी बता सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों के जहन में क्या चल रहा है? पिछले 4 दिन से ये तो लगातार जारी है, आज 5वां दिन है। क्या क्या देखा आपने इन 5 दिनों में वहां? 5 दिनों में देखिए, कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि मुझे लगे कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और यूक्रेनियन लोग, कुछ लोगों में पैनिक है, जो लोग जाना चाह रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ से जा रहे हैं, जो हमारी एम्बेसी उनको हेल्प कर रही है इसमें। और फ्री ट्रेन यहाँ से, कि अभी वो साक्षी शायद बोल रही थी कि हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है। आप अगर यहाँ रेलवे स्टेशन जाते हैं तो फ्री ट्रेन है वहां से। आप कोई टिकट की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाइए, बैठिए और जाकर आप बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर, अभी तक तो कुलदीप जी अपडेट ये आई थी कि ज्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुआ, लेकिन रेलवे ने निकाली है कुछ ट्रेन, मेरे ख्याल से 8 या 10 ट्रेन हैं जो चल रही हैं। हाँ। आप, लेकिन मेट्रो कुछ पे काम कर रही है, मेट्रो के थ्रू आप जा सकते हैं वहां पर। और जहां पर वो ठहरे हुए, मेरे ख्याल से वहां से ज्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। अगर आप साक्षी को इस बारे में गाइड भी कर पाए, साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है, अगर आप बता पाए इसी वक्त? हाँ जी सर, आई एम इन हॉस्टल नंबर 5 ऑफ खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम इसके बंकर में है इस टाइम पे। जी, हॉस्टल के बंकर में। बिल्कुल। तो क्या इस बात की जानकारी साक्षी आपको है कि आसपास रेलवे की तरफ से कोई ट्रेन चलाई जा रही हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप बॉर्डर के इलाके में मूव करना चाहें तो? सर, कैन यू प्लीज रिपीट? साक्षी, कुछ ट्रेन चलाई गई हैं यहाँ से जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं और जा सकती हैं बॉर्डर तक। और सपोज आपको किसी हेल्प की जरूरत है। सर, हमारे यहाँ से बॉर्डर का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। हमारे पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है इसके थ्रू, और शूटेड साइट का ऑर्डर हो चुका है। तो हम किस लिस्ट पे बाहर निकले, आप मुझे ये बताइए प्लीज। सुबह तक, लेकिन कर्फ्यू का एक टाइम निर्धारित वहां पर किया गया है। मैं साक्षी वापस लौट रहा हूं, हमारे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं, आदर्श शुक्ला उनका नाम है। आदर्श, इस वक्त आप कहां पे हैं, क्या लोकेशन आपकी है? हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस, यू आर ऑडिबल टू अस। हाँ जी सर, मैं अभी बुचारेस्ट में हूँ जी। 10 किलो बुचारेस्ट, 10 किलो। यस सर, कल मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। हाँ, रोमानिया बॉर्डर। हाँ जी सर। तो बॉर्डर आदर्श आपने कैसे क्रॉस किया? आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से सहायता मिली, या लोकल कोई एड आपके पास रही, या खुद ब खुद बॉर्डर क्रॉस किया आपने? सर एक्चुअली एम्बेसी की तरफ से जो लिस्ट आई थी, यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट आई थी कि आपको इस दिन बॉर्डर क्रॉस करना है। बट हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने खुद से अरेंजमेंट करते जाने की, क्योंकि एम्बेसी की जो लिस्ट थी वो 27 की थी और हम लोगों ने 26 पे लीव कर दिया था जी। तो रोमानिया बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस करा था, और हमारे साथ लगभग सर हजारों स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग पार्ट से सब लोग वेस्ट रीजन की तरफ ही आ रहे थे। तो सब लोगों ने हाँ जी, तो सब लोग सर रोमानिया बॉर्डर पे थे, लगभग 1,500 स्टूडेंट्स के आसपास। तो उसमें से भी सर 10-10 घंटे, 12-12, 16-16 घंटे लाइन में लगने के बाद भी
में लगने के बाद, धक्का मुक्की फेस करने के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया सर। लेकिन 16 घंटे वहां रुकने की पीछे की वजह क्या रही? क्या वेरिफिकेशन किया जा रहा था आदर्श? सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, I'll get back to you आदर्श, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लगातार बात करें। लेकिन बस साहब मैं जानना चाहूंगा कि 3 सिचुएशन यहाँ पर 3 लोग हैं। कुलदीप है, वो कीव में है, राजधानी में, जहां कब्जे की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमें चिंता की बहुत बात नहीं है। साक्षी हैं, वो डरी हुई हैं और बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जबकि एक बच्चा ऐसा भी है जो खुद पहुंचा बॉर्डर क्रॉस करके। जो कीव में सिचुएशन अच्छी बता रहे हैं कुलदीप जी, क्योंकि वहाँ पे वो मेन सिटी है, कैपिटल है, उसकी अच्छी से जो उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वहाँ पे जो इनकी मिसाइलें गई हुई हैं, एंटी मिसाइल गन बनाई हैं, तो वो ज़्यादा सुरक्षित एरिया है जी। जो दूसरे स्टूडेंट हैं मेल, वो ये डिपेंड करता है कि वो ईस्टर्न एरिया में हैं यूक्रेन के, या वेस्टर्न। जो वेस्टर्न एरिया के में जो छात्र हैं वो पोलैंड में या हंगरी में उधर जा सकते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न एरिया डोनबास का एरिया है जो रशिया के करीब है, तो वहाँ से निकलना संभव नहीं है। तो ये खुद बता रही हैं, ये जो हमारी एक लड़की स्टूडेंट हैं, साक्षी कह रही हैं कि वो खीर में, वो ईस्टर्न एरिया में है। ये जो दूसरे स्टूडेंट हैं, ये कौन से एरिया में है? ये बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं अपने आप। वैसे कहाँ पे थे ये जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस? मैं आदर्श से बात करूंगा इस बारे में, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर। जो यूरोपियन यूनियन की लगातार बात हो रही है, यूक्रेन ने भी कहा कि मैं फौरी तौर पर यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाना चाहिए। अब आगे की सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन का आप क्या रोल देख रहे हैं? यूरोपियन यूनियन का रोल तो उनको सपोर्ट करने का है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस थोड़े से जो जेलसिंकी हैं, उन्होंने पहले भी एक्सट्रीमिस्ट दिखाए, लेकिन बाद में बीच में अच्छा काम किया अभी कि पहले उन्होंने अपना सुसाइड किया कि नहीं मैं तो नाटो में रहूंगा, और अटैक हो गया। अगर वो कहते मैं नहीं रहता तो कम से कम बच जाते, अपनी जनता को परेशान कर दिया। अब जब स्थिति इतनी है कि जी हम लड़ेंगे, तो लड़ेंगे जो है ना, इनको अभी इनको ये एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं यूएई में भी रहूंगा और हम फायर भी बंद कर दें और सेना चली जाए, तो फायर बंद कर दें, सेना चली जाए, ये तो चीज़ वैलिड है कि हाँ ठीक है। मैं माफी से आपको रोकना चाहूंगा सर। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, मुझे बताइए कि आप यूक्रेन के किस एरिया में थे? आप ईस्ट में थे कि वेस्ट में थे जहां से आपने बॉर्डर क्रॉस किया है? सर हम लोग वेस्ट में थे, तो जो बॉर्डर था वो नियर बाय 400 समथिंग किलोमीटर था। वेस्ट में आसान है, लेकिन ईस्ट में जो मुश्किल हो रहा है। जी सर, ईस्ट की तरफ से कोई वहाँ पे सब वो डोनबास का लगता हुआ एरिया है, रूस के साथ में है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। जो वेस्ट में है वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है, वेस्ट जो निकाला जा सकता। लेकिन सहगल साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सर, तो जो ईस्ट में बच्चे फंसे हुए, साक्षी तो उनकी गवाह भी हमारे सामने बैठी हैं जो कह रही हैं कि भाई बुरी तरह फंसी हुई हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। कितना आसान होगा ईस्ट से इवैक्यूएशन करना? कीव से इवैक्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है साफ तौर पे बच्चों को बार बार कह रही है कि आपको हमने सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। एम्बेसी के पास ही एक स्कूल है जहाँ पे रखा हुआ है, और आप हमारी इंस्ट्रक्शन का पालन करें। हमने हर प्रकार से कोशिश की है नेबरिंग कंट्री से कि आपको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालें, लेकिन जब तक हम आपको नहीं ले जाते एक सुरक्षित रूट के ऊपर, आफ्टर हैविंग सॉट अ गारंटी फ्रॉम बोथ यूक्रेन एज वेल एज द रशियन आर्मी, आप मत निकलिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बंकर्स में रहिए, आप नीचे रहिए, बाहर आएंगे तो खतरा है। और अगर वो खतरे से बचना चाहते हैं तो बहुत लाजमी है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बड़े सोच समझ कर दी जा रही है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है कि अपने नागरिकों को और स्टूडेंट्स को सेफ्टी निकाला जाए। आज प्रधानमंत्री ने 4 मिनिस्टर्स को भी भेज दिया है जो नेबरिंग कंट्री से कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि इनको बड़ी आसानी से और अच्छी सुविधा से इनको निकाला जाए। बिल्कुल सर, और हमारी अपील भी है कि साक्षी मौजूद है वहां पर, वहां जो छात्र होंगे सर वो मानसिक तौर पर इतने आप उनसे व्यवस्था, आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई चारों तरफ युद्ध का माहौल और ढाढ़स बना के बैठे रखें। लेकिन जो ऑपरेशन का जिक्र आपने किया, जिस तरीके से भारत सरकार कोशिशें कर रही है तमाम भारतीयों को, छात्रों को वापस लाने के लिए, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, वापस लौट रहे चर्चा पर। Please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. हिंदुस्तान का ऑपरेशन गंगा, भारतीयों को वतन लाने का मिशन।
सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन लाने का मिशन लगातार जारी है। भारतीय नागरिकों की ऑपरेशन गंगा के जरिए देश वापसी हो रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को और तेज करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें मोदी सरकार में 4 मंत्रियों को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जिन 4 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी है वो हैं जनरल वीके सिंह, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मोदी के ये 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मिशन में जुटेंगे। जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे, हरदीप पुरी हंगरी जाएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे। हर मिशन अलग तरीके का होता है। यहाँ पर एक अलग माहौल है, एक अलग चीज़ है और प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का फैसला लिया कि क्योंकि कई देश की सीमाएं लगती हैं इस देश के साथ और अलग अलग जगह से लोग बाग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और लोगों में एक भरोसा डालने के लिए कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है, 4 मंत्रियों को उसके लिए भेजा जा रहा है और हम लोग अलग अलग देश में जाएंगे। मुझे पोलैंड भेजा जा रहा है क्योंकि पोलैंड की सीमा के पास भी काफ़ी लोग उधर से पोलैंड में आने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन से अब तक 1500 से ज्यादा भारतीय नागरिक वतन लाए जा चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट आज सुबह भारत पहुंची। पहली फ्लाइट 26 फरवरी को 219 छात्रों के साथ मुंबई पहुंची थी। इसके बाद 27 फरवरी को 3 फ्लाइट दिल्ली लैंड की थी, जिसमें 688 छात्र लाए गए थे। इसके बाद आज सुबह 249 छात्रों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची और अब 240 नागरिकों के साथ 6ठी फ्लाइट रवाना हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब भी करीब 13,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लाने की जिम्मेदारी अब मोदी के इन 4 मंत्रियों पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सभी बाकी भारतीय नागरिकों को लेकर जल्द वतन वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त छात्रों के साथ मौजूद हैं। जो छात्र वापस भारत लौटे हैं उनके साथ मौजूद हैं और एक कोशिश की जा रही है। भले ही ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों को लाने में कुछ देर की देरी हो, लेकिन माफ कीजिएगा कि लगातार भारत सरकार की कोशिशें यही हैं कि जल्द से जल्द एक-एक छात्र को वापस लाया जाए। इसी बीच बड़ी खबर यह कि रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को जानकारी दी कि रूस के परमाणु हथियार तैयार हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कुछ वक्त पहले पुतिन ने अपने स्पेशल फोर्सेस को परमाणु हथियार तैयार रखने के लिए कहा था और अब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से पुतिन के पास जा चुकी है कि रूस के पास जो परमाणु हथियार हैं वो परमाणु हथियार रूस के पास तैयार हैं। कुल मिलाकर लगभग 6,000 परमाणु हथियार हैं, 5,977 परमाणु हथियार जो कि रूस के पास है। उन सभी हथियारों को तैयार रखने के लिए कहा गया था और रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि रूस के पास जो परमाणु हथियार हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे जल, थल और नभ में। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन पीके साहब बताइए मुझे कि एक ऐसे वक्त में जहां पर विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ, एक धड़ा है जो कि यूक्रेन के साथ, एक धड़ा रूस के साथ है, इसी में रूस अपने परमाणु हथियार तैयार कर लेता है, तो कि जंग का जो लेवल है वो एस्केलेट होने वाला है। ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर। देखो, ये जो बड़ा डेस्परेट मेजर है रशिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की तरफ से, और साफ तौर पे दर्शाता है कि एक किस्म से उनको जबरदस्त लग रहा है कि जो उनके ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगी हैं और जो यूरोपियन यूनियन और नेटो का ने जिस पर रेड किया है वो उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबतें ला सकता है। यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वो पूरे वेपन्स को फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन एकजुट हो गया है थैंक्स टू पुतिन। नेटो एकजुट हो गया अगेन थैंक्स टू रशिया जी। और बड़े पैमाने पर स्वीडन ने अपनी न्यूट्रलिटी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिखाई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो न्यूट्रलिटी को तोड़ दिया है और कहा है कि हम भी बड़े पैमाने पर हथियार भेजेंगे। साथ ही साथ पहली बार ये आज उन्होंने फाइटर जेट्स भी देने के लिए तैयार हो गए हैं यूरोपियन यूनियन। ऐसे में साफ तौर पे
पुतिन को लग रहा है कि वो काफी से ज्यादा बैकफुट पर है और एक किस्म से वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि कुछ दिन पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर उनको कहा कि अब ये मत भूलिए कि नेटो भी न्यूक्लियर अलायंस है। नेटो के अंदर अमेरिका को छोड़ के नेटो के अंदर यूके और फ्रांस के साथ खुद ही तकरीबन 550 न्यूक्लियर वेपन्स है। और पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, तबाही करने के लिए, यूरोप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको हजारों की तादाद में नहीं चाहिए, कुछ 100 हथियार जो है बहुत काफी है कंप्लीटली ह्यूमन काइंड को वाइप आउट करने के लिए। अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन को रिलीज करते हैं तो इट बी अ डिजास्टर फॉर यूक्रेन, कैटास्ट्रोफी फॉर यूरोप एंड अ मेगा ट्रेजेडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जी, मैं वापस आऊं आपके पास सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा बंसल साहब कि भाई एक तरफ ये कहा जा रहा है कि युद्ध पे रोजाना रूस का लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, रूबल की जो वैल्यू है वो लगातार नीचे आती जा रही है, उसके बावजूद क्या वित्तीय तौर पर रूस सक्षम हो पाएगा इस युद्ध को आगे झेलने के लिए? लेकिन उसके बीच सर सृष्टि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त भारतीय छात्र वहां पर मौजूद हैं। सृष्टि, बताइए जरा कि इस वक्त आप कहां पर हैं? मैं हाल फिलहाल में कीव में हूं। अभी कीव में आप हैं, तो कहां इस वक्त आप हैं? बंकर में आप हैं, किसी सेफ हाउस में आप हैं? ना, बंकर में नहीं, अभी बाहर आ गए हैं क्योंकि कर्फ्यू खुल चुका था आज सुबह। जी, सृष्टि क्या पॉसिबल आपके लिए होगा कि आप आसपास की तस्वीरें दिखा पाए हमें, बाहर की तस्वीरें दिखा पाए? जी, सड़कें पूरी तरीके से खाली दिखाई पड़ रही काफी हद तक। ये आमतौर पर सृष्टि इस रोड्स पर ट्रैफिक इतना ही होता है या फिर युद्ध की वजह से कम है? ये यहाँ पर जो मेरा घर है ये मेन हाईवे पे है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है कि आप विंडो नहीं खोल सकते अपने घर की। जी, तो अभी ऐसा कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है? पूरा खाली है, ये कुछ भी नहीं है। सृष्टि, मुझे बताइए कि वहां पर आप रह रही हैं, पिछले 4-5 दिनों में कीव के अंदर कुछ देखा आपने जिससे कि डर महसूस हुआ हो? हाँ जी, अभी जो मैंने अपने सामने मेरे घर के 1 किलोमीटर की दूरी पे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मतलब मिसाइल से ब्लास्ट हुआ था, वो मैंने देखा था। कल रात में शेलिंग हो रही थी तो वो मैंने देखा था। और भी बहुत सारी चीजें देखी, लाइक लोग मतलब वीडियोस वगैरह में भी बहुत सारी चीजें देखी है। 2 चीजें तो मैंने आंख से ये सब देखी है। जी, वहां पर खाने की चीजों की क्या कमी कुछ हो रही है दृष्टि, ऐसा कुछ है वहां पर? हाँ जी, जैसा पूरे जो सुपरमार्केट्स है वो सब खाली हो चुके हैं, सारे रैक्स खाली हो चुके हैं। हाँ, मतलब जिनके पास पहले से था वो कैसे ना कैसे चला रहे हैं, और जिनके पास खत्म हो गया वो तो बेचारे भूखे ही बैठे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब जी नहीं सृष्टि, फिर अगर सुपरमार्केट्स खाली हो चुकी तो आगे आपका प्लान ऑफ सर्वाइवल क्या है, आप हमें ये बताइए, और साथ ही साथ अगर हाईवे की तस्वीरें एक दफा फिर दिखा पाएं। हाँ जी, प्लान ऑफ सर्वाइवल तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से हम निकल जाएं। जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो थोड़ा बहुत है और उसमें ही हम चलाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या किसी अथॉरिटी से इवैक्यूएशन के लिए कोई सृष्टि बात हुई है आपकी? हाँ जी, अथॉरिटीज से मेरी बात तो डायरेक्टली तो नहीं हुई, पर हमें एडवाइजरी वगैरह आती रहती है। तो हमें आज एडवाइस था कि लाइक आज और कल में अब बसेस और ट्रेन्स चालू हो रही हैं जी, तो हमें उससे वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंचाया जाएगा। जिस बिल्डिंग पर आपने हमले की बात कही थी सृष्टि, क्या आप हमें बता सकती हो किस तरफ है वो बिल्डिंग और क्या वो बिल्डिंग थी? वो रिहायशी इलाका था या क्या था? वो सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना बहुत सारी जी, जिस सामने उन बिल्डिंग्स के बीच में वही हमला हुआ था, उन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर। तो बिल्डिंग्स क्या है, वहां लोग रहते हैं या कुछ और है? हाँ जी, वो बिल्डिंग्स में क्या लोग रहते हैं सृष्टि या कुछ और पर्पस उन बिल्डिंग्स का? वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है। तो क्या उस हमले के बाद की वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वहां पर बहुत सारे इंडियन मेरे दोस्त लोग वगैरह भी रहते थे, मतलब रहते। जी जी, तो क्या सृष्टि को कैजुअलिटी की खबर मिली आपको उस हमले के बाद? जी, क्या किसी कैजुअलिटी की खबर मिली आपको वहां से? कैजुअलिटी हुई वहां पर इस हमले के बाद?
वहां से कैजुअलिटी लाइक लोगों के घर वगैरह नुकसान हुए हैं और लोगों को चोटें वगैरह आई है। ऐसी डेथ पर कैजुअलिटी की तो खबर नहीं मिली अभी, पर हाँ चोटें वगैरह और घरों का नुकसान ये सब हुआ है वहां पर बहुत ज्यादा। जी, तो जो आप कह रही हैं इवैक्यूएशन के लिए आपको कहा गया, तो इवैक्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा वो बताया गया आपको? हाँ जी, हमें कहा गया है कि हमें यहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन, वहां तक पहुंचना है और देन वहां से फ्री ट्रेन्स चल रही हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ, तो वो हमें वहां तक पहुंचाएंगे, मतलब उस सिटीज तक जो उस बॉर्डर्स के पास है, और देन उसके वो भी हमें खुद करना है, लाइक अपने रिस्क पे करना है, और वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां उसमें जो क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लाइक आप अगर आप जल्दी पहुंच गए तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप यहीं छूट जाओगे, मतलब आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। तो स्टेशन के रास्ता कौन सा जाता है सृष्टि? क्या वही हाईवे जाता है स्टेशन के लिए जो आप दिखा रही थी हमें? अगर दिखा पाए हम दोबारा हमें। हाँ जी, यहीं से ये सारा हाईवे सब जाता है। ये मतलब ये हाईवे आता है एयरपोर्ट के थ्रू, बोरिसफिल्स का जो मेट्रो मेन एयरपोर्ट है वहां से ये आता है। तो क्या रशियन आर्मी के बारे में आपको कोई जानकारी मिली कि वो कीव के आसपास तक कहां पहुंचे हैं, या कोई धमाकों की आवाज आप सुन रही हो कल के बाद से या आज सुबह से? आज और कल रात में तो नहीं सुने मैंने धमाकों की आवाज, पर आसपास में आती रहती है आवाजें, मतलब रात में, स्पेशली रात में एक दो बार तो आती ही है कुछ ना कुछ आवाजें। तो मुझे ये और बताइए कि काफी भारतीय छात्र हैं जो कि इस वक्त कीव में हैं, वो निकलना चाहते हैं, कि आपके संपर्क में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको कोई परेशानी वहां हो रही हो या निकलने की कोशिश कर पा रहे हो, उनके पास क्या मैसेज पहुंचा अभी तक इवैक्यूएशन के लिए? हम सबके पास एक ही मैसेज आया है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बंकर्स में रह रहे हैं एक साथ, मतलब जिस रूम में 100 बच्चे भी नहीं रह सकते उस रूम में 300-400 बच्चे एक साथ रह रहे हैं जी। और हर चीज की उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, लाइक खाने को सामान नहीं है, और मेन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर जितनी भी कैब्स वगैरह हैं या तो वो बहुत महंगी है, लाइक, और मोस्टली तो चल ही नहीं रही है, और जो चल रही है वो बहुत महंगी है। मेट्रोस बंद है यहाँ पर, बसेस बंद है, लाइक अभी तक बंद थी, और जो भी चल रही है वो थोड़ी कुछ ही चल रही हैं। और फिर अभी जब से थोड़ा बहुत ऐसा भी हो गया कि अब सिर्फ कुछ इंडियंस यहाँ पर मतलब दिखते हैं बाहर, तो लोग भी हमें उससे देखते कि ये इंडियंस बाहर क्यों घूम रहे हैं, या फिर मतलब थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, जैसा पहले नहीं होता था वैसा फील होता है। समझते हैं सृष्टि। हमारे साथ साक्षी भी हैं जो आप ही की तरह एक भारतीय छात्र हैं, इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। साक्षी, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो अभी कहा सृष्टि ने, आपकी कोई यूनिवर्सिटी से बात हुई इस बारे में कि कैसे आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा? अभी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। अभी हमें कोई अपडेट नहीं दिया गया इसके लिए, क्योंकि अभी बाहर एक तरीके से देखा जाए माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, डबल मार्शल लॉ लग चुका है, शूटर साइड का ऑर्डर आ गया, इसलिए हम बंकर में खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कब तक बंकर में रहेंगे, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक रहेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, किस तरीके से हम यहाँ से निकलेंगे? हमें बस इस चीज के लिए कंसर्न चाहिए कि हम सेफली कैसे निकले यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है जिससे हम यहाँ से ट्रैवल करके जा सकें सेफ पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास सेफ पॉइंट भी नहीं पता है अपने लिए। तो ये मेरा फ्रेंड है मेरे साथ जी, आपको इसके बारे में बताना चाहिए। बताइए सर। हमारे बंकर्स, मतलब बंकर्स के बाद डबल मार्शल लो, अगर आप रोड पे जाओगे तो आपको टैंक्स दिखेंगे, रोज मिसाइल्स फट रही हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है। गवर्नमेंट इवैक्यूएट करवा रही है लिविंग साइड से, लिविंग साइड है एकदम सेफ, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हमारा खार्किव जो है वो 40 किलोमीटर दूर है रशिया से, यहाँ रोज बमबारी होती है, रोज आर्मी घूमती है, रोज शेलिंग होती है, रोज हम मतलब हम खुद के रूम से भी नहीं जा सकते, हमको 24 घंटे बंकर्स में रहना पड़ता है। कितने लोग हैं आप बंकर में इस वक्त? हम लोग ऑप्शन तक जा सकते हैं, हमें पता नहीं शायद किस टाइम पीरियड हमारे लिए बाहर जाना सेफ है या नहीं है, हमारे लिए यहाँ बंकर से निकलना सेफ है नहीं है, हमें ये भी नहीं पता किस पॉइंट पे हमारे क्या होगा। बहुत अनप्रेडिक्टेबल। साक्षी, मुझे आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से हमारे हॉस्टल का स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे भी हमें खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता हम सिचुएशन कैसे टैकल करेंगे, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम इस टाइम पे क्या स्टेप लें, क्या स्टेप नया लें। स्टेप हमारे हित में रहेगा, स्टेप हमारे लिए बहुत गलत साबित करेगा, हमें ये भी नहीं पता। नहीं, अभी आप बंकर के अंदर रखिए, बाहर निकलना फिलहाल ठीक नहीं, एडवाइजरी का इंतजार करना होगा आपको। लेकिन मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से बच्चों से कुछ फॉर्म भरवाए गए थे उनकी इवैक्यूएशन को लेकर के, ऐसे कोई फॉर्म्स आपसे भरवाए गए हैं?
सर हमने सारे फॉर्म भरे हैं बट हमारे पास उस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी आगे से अपडेट नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि उस फॉर्म के लिए क्योंकि क्या रिप्लाई है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भेजी इंडियन एम्बेसी को कि एम्बेसी में रजिस्टर है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन भेजी कि हम इस जगह पे है, इस टाइम पे ये चीज है, बट हमारे आगे से कोई भी अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके से हमें अपडेट नहीं किया जा रहा है कि आपके साथ आपको इस टाइम पे इवैक्यूएट करेंगे, आपको इस सिचुएशन से ऐसे बाहर निकालेंगे। हमें आगे से कोई सिंपैथी नहीं मिल रही, हमें आगे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें मोरल सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमारी मेंटल हेल्थ एकदम खराब हो चुकी है बट कोई हमें 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें। राइट हम 5 दिन से इस बंकर में हैं, 5 दिन से हम इस बंकर के अंदर पड़े हुए हैं बट जी day by day. But let me start with what you've seen already, which is that decision to send special envoys of Honorable Prime Minister to the 4 countries neighboring, well actually 5, but we have a common envoy for 2 countries, to the countries neighboring Ukraine. Specifically, Honorable Minister Jyotiraditya Scindia will be going to Romania and will also go to Moldova, and I'll come to a bit on the Moldova story. Honorable Minister Kiran Rijiju will go to the Slovak Republic. Honorable Minister Hardeep Puri would be going to Hungary, and Honorable Minister General V.K. Singh would be going to Poland. You've seen some reports already, let me confirm that. These special envoys will be traveling to these countries basically to coordinate and oversee the evacuation process there on the ground. If situation permitting, you might also find them going to the as close as possible to where the evacuation happening. So that will depend on the specific circumstances. But I think you will see them operating there, coordinating all the efforts and, as I mentioned, being in touch with local authorities and as well as with other partners that are helping in this process. Having said that, just to give you a sense of where our evacuation efforts are, let me begin by saying that the situation on the ground in terms of evacuation continues to be complex and fluid. You've seen that from the reports, media reports that are coming in, some of them quite concerning. Nevertheless, we have been able to accelerate our evacuation process clearly over the last 24 hours. And I will give you separate elements of that. Just a broad numbers. Our estimate is that we have, more than estimate, I think, around 8,000, over 8,000 Indian nationals have left Ukraine since we issued the initial advisories. So I go back, it's not since the conflict began, but since we issued the initial advisories, our estimate to the extent that we don't exactly know how many left between the advisory and the conflict started. We think around 8,000 citizens have left. And as I speak, I think the 6th flight has just landed. So 6 evacuation flights have landed in India, bringing back around 1,400, 1,396 I think is the number that I have, 1,400 students, Indian citizens. These are 4 flights were from Bucharest, as you remember, and 2 from Budapest. So the, from Bucharest and 2 from Budapest. So these 6 flights have brought back around 1,396 Indian nationals. I will come in a minute. I will come back to the 6 flights, right? Yeah. Let me repeat again. Sorry, I think there's some confusion. As I said, over 8,000 citizens have left. That is over the advisory period, and then of course the Operation Ganga as it had started. We have had 6 evacuation flights that have landed in India. The 6th one having landed just a little while ago in Delhi. Of these 6 flights, 4 left Bucharest and 2 were from Budapest. The total number of people on these flights, 1,396. That's what our numbers are. I will come back to the flights in a minute. Our focus, of course, is on the land borders before they go to the flights, getting people out from Ukraine through the land borders. There has been some movement, an improvement on the movement into Poland. As we were discussing yesterday about the difficulties at the Polish border. I think they're still difficult, but I think it's improved. Our embassy in Warsaw was able to arrange buses at the Sheni border point. There's a Sheni-Medica border point. The Sheni side is on the Ukrainian side. So do remember that we're talking about the Ukrainian side. Things are much easier to do on whether it's the Polish or the Romanian or the Hungarian or the Slovak side. It's inside Ukraine, but I must say
तो अरिंदर बागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि लगभग 8,000 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है, जिनमें लगभग 1400 भारतीय छात्र हैं। और जो छठी फ्लाइट है जो भेजी गई थी वो कुछ देर पहले ही लैंड हुई है। वापस चर्चा पर लौटते हैं। मंसूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साक्षी तरीके जाने कितने सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे होंगे जो कि फंसे हुए हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर बच्चों के लिए क्या कहा जाए सर? इन बच्चों के लिए जो अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, वो यूक्रेनियन अथॉरिटी से कहा है, ऐसे ही जो है जो रशियन अथॉरिटी से भी कहा है कि उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है और उनके लिए यही मैसेज है कि जहाँ पर भी हैं वो और लोगों के साथ में अपने को सुरक्षित रखें बंकर में। तो यही इस समय का जो है, खासकर ईस्टर्न यूरोप में, बिकॉज जो वेस्टर्न जगह वहाँ से बच्चों को निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पर भी कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे थे। एक जो जेंटलमैन थे वो कह रहे थे ये बिल्कुल नॉर्मल है, वो बच्ची थी। दूसरी वही कह रही थी नहीं, यहाँ पर रोज़ बम्बार्डमेंट होता है, कैजुअलिटी हो रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, जो लड़की है वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। और यहाँ अभी कीव में भी, कीव को चारों तरफ से घेरने का बहुत बड़ा प्लान है उनका। और वहाँ पे है जो जेलेंस्की है उसको भी एलिमिनेट करने का 400 जो सैनिक हैं चेचन्स भेज दिए गए हैं वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि अब इस समय जो एक माहौल बनाना चाहिए, बातचीत चल रही है। बातचीत में जेलेंस्की को थोड़ी सी अपनी हार्डनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको टैक्टफुली काम करना पड़ेगा। अभी वो ये ना कहे कि जी मैं ईयू में शामिल करो मुझे, वो कहे कि यहाँ से चले जाओ और बंद हो जाए। क्योंकि रशिया का जो है वो चाहते हैं उसको, नॉट ओनली ईयू की तो बात दूर नहीं, दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट हिम। और अगर वो एलिमिनेट जेलेंस्की को करते हैं या उसको जो सत्ता को बदलना चाहते हैं, तो वो बहुत दो एक्सट्रीम चीज़ पे हैं। आज की तारीख में जो गिव मी 2 minutes अनंत, आई जस्ट वांट टू टेल दैट जो पुतिन है, ही इज बिहेविंग इन अ रैशनल मैनर विद वेरी रिस्पॉन्सिबल वे। वो हर चीज में जो एक कहते हैं वो न्यूक्लियर धमकी देते हैं, इट इज जस्ट समथिंग लाइक रोग स्टेट। उत्तर कोरिया है या हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो कहते हैं कमजोर आदमी, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल ये है। मेरा सवाल भी आपसे इसी पर होने वाला था सर, कि अब तक पुतिन ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, पुतिन ने कहा अपनी आर्मी को भी परमाणु हथियार तैयार कीजिए, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि परमाणु हथियार तैयार हैं। तो बाकी वर्ल्ड के पास मैसेज क्या जाएगा इसका? बाकी वर्ल्ड के पास मैसेज ये जाएगा, उनको ये समझ आना चाहिए, फ्रांस ने कह दिया हमारे पास भी है जी, और जो है यूके के पास में है, अमेरिका के पास में है। ये जो वेपन होते हैं ये होते हैं स्ट्रेटजिकल वेपन्स फॉर द लॉन्ग रेंज मिसाइल 11,000 दूर कहीं उनको यूज किया जाए। अगर पुतिन यूक्रेन में इस्तेमाल करता है तो इसका दायरा इतना बड़ा होता है कि उसमें रशिया भी चपेट में आएगा। उनको ये समझ में आना चाहिए, और उनको समझ में ये भी आना चाहिए पुतिन को कि सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है, सबके पास में है। और उनको एक डिल्यूजन, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, कॉन्डोलीना राइस जो पहली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और एक वहाँ की पूर्व प्रवक्ता हैं जेलेंस्की की, उनकी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इनको एक डिल्यूजन हो गया है और ये किसी की सुन नहीं रहे अपने एडवाइज़र की। क्योंकि जब यूक्रेन पे आक्रमण करने से पहले उनका जो एक चीफ हैं इंटेलिजेंस के, सर्गेई ज़ायंस्की, उन्होंने इनको बताया कि ये अभी राइट टाइम नहीं है, हम बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, इसको ना करो। अब इन्होंने कर दिया है। करने के बाद में जो बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने जो है एक नाटो को सब इकट्ठे हो गए, पहले नहीं थे। अब जो यूक्रेन है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओपन सोसाइटी है, दे डोंट वांट टू बी विद हिम, तो लेट देम बी देयर, दे कैन नॉट एनेक्स एवरीबॉडी। तो पुतिन को अब एक एमिकेबली सॉल्यूशन करके निकाल देना चाहिए कि इसको मामले को निपटाए। अदरवाइज अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर सारे नाटो के लोग देश भी आएंगे, अमेरिका भी आएगा, और एक बार एक न्यूक्लियर वेपन शुरू होता है तो इसको कहते हैं ऑल आउट न्यूक्लियर वार हो जाती है। सभी लोग फिर अपने वेपन निकालते हैं, स्नो बॉलिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, तो इससे पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। इस चीज़ को पुतिन को समझना चाहिए। लेकिन जो उनके अभी मानसिक हालत पे बताया गया कि डिल्यूजन है, अगर वो ऐसा करते हैं और उनके जो देशवासी हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, उनकी हिम्मत नहीं है उनको समझाने की, तो ये बहुत ही विकट समस्या जो इसको पूरे वर्ल्ड को फेस करने की हो रही है। स्टैंड हुआ था कि हम कोई पुतिन, उसने कहा ट्रंप ने मैं करूंगा, तो लेकिन हिंदुस्तान नहीं चाहता, हिंदुस्तान ने मना कर दिया था। सर वक्त की कमी के चलते चर्चा को विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, और साक्षी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके पास सहायता पहुंचे और आप जल्द अपने वतन वापस लौट कर आए।